वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। सबसे ज़्यादा बच्चे डी और एफ ब्लॉक में परेशान रहते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसी से हमें सारी चीज़ों का पता चलेगा और सोल्व करते हुए एक एक कंसेप्ट को हम देखते हैं। चलिए फिर सोल्व करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन के बारे में बता रहा है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कलर्ड का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि कलर्ड है। कलर्ड के कंसेप्ट होता है डी डी ट्रांजिशन से, और डी डी ट्रांजिशन उसमें होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेट्स चेक किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम देखते हैं बच्चे, पहला हमने देखा पेयर को स्कैंडियम। हमने स्कैंडियम को चेक करने की कोशिश करी। स्कैंडियम को देखा हमने, आपको मालूम है 21 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Ar3d1 4s2। स्कैंडियम की कौन सी स्टेट में जाना है, हमें स्कैंडियम की थर्ड स्टेट में जाना है। हमने देखा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, एक यहाँ से निकाला। आपने देखा इसको Ar3d0 4s0। तो आपने देखा इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar का दिखाया, यानी कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं। इसका मतलब है कि ये डी डी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, यानी कि कलर कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ पर भी स्कैंडियम है वो ऑप्शन कट गया। तो बच्चे ये ऑप्शन कट गया, स्कैंडियम इसमें भी है, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब हम लोग चलते हैं एनआई की तरफ। एनआई का देखते हैं हम लोग पहले। आप जिसका भी आपको आइडिया लग सकता है वो आप एक भी चेक कर सकते हो। जैसे एनआई का 28 है, जैसे कॉपर का सबको याद होता है बढ़िया से। तो आपने कॉपर का अगर चेक किया तो कॉपर का आपको मालूम है 29 होता है Ar। अब देखोगे इसके अंदर भी नहीं आएगा, एनआई में भी नहीं आएगा। कॉपर का देखा आपने Ar3d10 4s1। कॉपर को जाना है आपको +1 स्टेट में, लिखा हुआ है वहाँ पर, इसलिए हमारे पास चले गए Ar3d10। 10 में देखा आपने सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। आपने इसको देखने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब है जो कॉपर है वो वाला भी आपका नहीं होगा। इसके बाद क्या बचा आपके पास, Na+2 बचा और Ti+3 बचा। आप Ti+3 में देखोगे तो आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। आप किसी का भी करके देख लीजिए, Na+2 का भी करके देख लीजिए, चाहे आप किसी भी एक का करके देख लीजिए। Ti+3 का आपने चेक किया, टाइटेनियम का पहले चेक करो, 22 होता है, आपको मालूम है Ar3d2 4s2। Ti+3 में जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चे Ar, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से गए, 3d1 और 4s0। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किस में जाएगा, डी ट्रांजिशन में जाएगा। आप Na का चेक करोगे वहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिखेगा, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हमने इसको चेक किया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कि एक्वस सॉल्यूशन में आपका कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का जो डायरेक्टली कनेक्शन होता है वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। आपको 2 चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। एक तो आपको देखना है Mn का जो केस होता है, Mn 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एक तो होता है बच्चे Mn+2 में, और दूसरा होता है Mn+7 में। +2 का केस भी यही सेम है। कि प्लस के क्यों होता है, क्योंकि 2 के केस में आपके पास जब आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 25 होता है, तो ये हो जाता है आपका Ar। अगर आप +2 स्टेट में जाएंगे तो हो जाता है 3d5। तो आप देखेंगे ये आ गया हाफ फील्ड का केस, और 4s आपके पास आएगा 0। हाफ फील्ड का केस स्टेबल केस है। ऐसे आप 7 का केस देखेंगे 25, अगर आप Mn+7 में जाएंगे तो Ar आता है, जो कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस है। लेकिन Mn+3 में है, तो +3 में तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो या तो Mn होना चाहिए था +2 में, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट चलते हैं Cr में। Cr की आपकी 2 स्टेट सबसे स्टेबल होती हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो Cr की स्टेट होती है Cr+3 की स्टेट, और एक होती है Cr+6 की स्टेट। आप इसको चेक कर सकते हो, याद रखना इसकी Cr+3 Cr6 अगर आया तो Cr+3 दिया गया है, इसलिए ऑब्वियसली Cr+3 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये स्टेबल स्टेट में नहीं है, ये Ti+4 में स्टेबल होता है, और ऐसे ही वेनेडियम भी आपका जो Ar की कंडीशन आएगी उसमें स्टेबल होगा। इससे दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। KMnO4 इज नॉट एसिडिफाइड बाय HCl। जब आप KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं तो हम HCl सॉल्यूशन, उसके अंदर एक एसिड की जरूरत पड़ती है, लेकिन HCl नहीं लेते।
हम क्या लेते हैं उसकी जगह H2SO4 लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो HCl होता है, हमें ध्यान रखना है, ये HCl को ऑक्सीडाइज करता है और कन्वर्ट करता है Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। तो Cl2 में कन्वर्ट कर देता है तो HCl का कोई रोल रह ही नहीं जाता, जिसकी वजह से HCl नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन आप देखोगे तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 बाई K1O4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर दिया गया है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरीके के आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। मानव ने एक स्टूडेंट है जो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसने लिया है पोटेशियम क्रोमेट लिया है सॉल्यूशन को। आपको याद रखना पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट दो होते हैं और पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम क्रोमेट को जब एसिडिफाइड किया जाता है, एसिड ऐड किया जाता है, तो वो कन्वर्ट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो कि ऑरेंज कलर का है। तो कह रहा है पोटेशियम क्रोमेट लिया है। अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। टेस्ट ट्यूब के अंदर वो येलो कलर का है, मैंने आपको बताया पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है और पोटेशियम क्रोमेट सून टर्न ऑरेंज कलर का बन गया। तो उसने रियलाइज किया इसमें कि ऐसा क्या हुआ, ये हमें चेक करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर नॉट क्लीन, उसने देखा कि टेस्ट ट्यूब क्लीन नहीं थी, तो वो पूछ रहा है उस टेस्ट ट्यूब में ऐसी कौन सी ड्रॉप रह गई थी। तो जैसे कि मैंने बताया पोटेशियम क्रोमेट कन्वर्ट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, किसकी वजह से? एसिड से रिएक्शन करके। तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या रह गया होगा बच्चे? एसिड रह गया होगा और एसिड को जो दिया गया वो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यानी कि HCl इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करने की नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमने अभी बात भी करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट, कौन सा आपका कलर्ड होगा? हम देखते हैं Ag2SO4 का केस, तो हम Ag का देखेंगे, हमें मेटल्स से मतलब है। तो आपने देखा Ag आता है +1 स्टेट में, जिसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी बच्चे इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका ये डी ट्रांजिशन में नहीं जाएगा, यानी कि कलर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं Cu का केस में, हम लोग देखते हैं CuF2 के केस में आप देखने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा CuF2 किस केस में आ रहा है? Cu ने आपने इस स्टेट में चेक किया, Cu इसमें +2 स्टेट में आ रहा होता है। तो +2 स्टेट में जब आप चेक करते हैं कॉपर को, तो आप चेक कीजिए Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, अभी मैंने निकाल के बताया भी था। Ar3d आपने देखा 10 और ये होता है 4s1। अब आप 2 स्टेट में चले गए तो Cu की जब +2 स्टेट रहती है तो यहाँ से Ar और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो हो गया 3d9। आपने डी में चेक करने की कोशिश करी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन से आपने देखा कि एक कैसा रह गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो किस में जाता है? डी ट्रांजिशन, और कलर क्या करता है? शो। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया आपका ऑब्वियसली CuF2। आप Zn का केस भी देख सकते हो, ZnF2 ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो F2 आप हटाओगे तो ये आ जाएगा Zn+2, और Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो Ar3d10 4s0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। Cu2Cl2 का केस देखोगे तो ये Cu+1 में आएगा, और Cu+1 के केस में फिर से आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो कैसा रह जाएगा? ये 3d10, यानी कि ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमने देखा इसके बेसिस पर CuF2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, बड़े आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। इस चैनल पे सिर्फ आपको वर्क मिलेगा, कोई भी इस तरह की आपकी बातें करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आते हैं, तो डायरेक्टली सिर्फ हम लोग वर्क से बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि KMnO4 सॉल्यूशन एडिड टू ऑक्सैलिक एसिड। आपको मालूम है ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, जो NCERT में लिखा हुआ है C2O4-2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। कह रहा है C2O4 क्या होता है? ये ऑक्सैलिक एसिड का ये ऑक्सिलेट बन गया है। द डीकलराइजेशन इज स्लो, शुरू में स्लो होता है इन द बिगिनिंग, बट बिकम इंस्टेंटेनियस आफ्टर कुछ समय बाद इंस्टेंटेनियस हो जाता है कि रिएक्शन कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है डिकलरेशन के रूप में। तो आपने पढ़ा है जब KMnO4 इनसे रिएक्शन करता है C2O4 से, तो आपने पढ़ा है कि क्या बनाता है? CO2 बनाता है। पहला ऑप्शन CO2 इज फॉर्म्ड, हाँ ये बात सही है,
लेकिन हम देखते हैं अभी आगे कि हमारा क्वेश्चन ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, हम देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऐसा तो नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन आपने प्रैक्टिकल भी करते हो क्लास 12th में, कभी भी आप जिसमें KMnO4 लेते हो तो वो आपका हीटअप नहीं होता है, जिसमें भी आप ले रहे हो तो बीकर में, तो ये एक्सोथर्मिक तो नहीं है। MnO4 तो कभी भी नहीं है, कोई भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। Mn+2 आपको ये बात भी मालूम है, हमने ये बात के बारे में बात की थी कि अगर आप MnO4 माइनस ले रहे हो तो वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में। तो कह रहा है कि देखो Mn+2 में कन्वर्ट जो होता है, ओके, Mn+2 में जो ये कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में ये रिएक्शन तभी चेंज होती है। और Mn+2 हमने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, साफ साफ दिया गया है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। हालांकि ये वाला ऑप्शन भी आपको सही लग रहा था, लेकिन असल मायने में उसने क्या कहा है, हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे। उसने कहा है डीकलराइजेशन इज स्लो, पहले स्लो हुआ फिर रिएक्शन फास्ट हुई। तो रिएक्शन के रेट को कौन फास्ट करता है, कैटलिस्ट फास्ट करता है। तो उसने प्रोडक्ट के बनने के बारे में नहीं पूछा, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया है, इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखने के लिए कोशिश करते हैं, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट रिगार्डेड एट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि 3 चीज़ें हम बार बार बोलते हुए आए हैं कि ZnCdHg इनका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों ही स्टेट में इनके डी जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिट नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या है, डी ब्लॉक के पार्ट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे हम फोकस करते हैं इन क्वेश्चंस पे। आप देखिए इन क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, हम देखते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हम ट्राई करते हैं। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली बिकॉज दे हैव, हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स की आप जब एलॉय की लाइन देखोगे, ये वाली लाइन है हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन की, ये बनाए हुए इस तरीके से हैं, एक एक डिक्टो वर्ड लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज आर वेरी सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वर्ड आपको मिलेगा। इतने इफेक्टिव हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, एक एक पॉइंट आपको मिलता है, इसलिए आपके पास बच्चे क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली नोट से मिल रहा है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैग्नेटिक मूवमेंट 5.9। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पता करना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग चेक करते हैं जरा बच्चे। हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। mn में चेक करते हैं, mn+2 में अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3D आपके पास 5 4s 0, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 अंडर रूट 5 + 2 कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 7 5 या कितना हो गया 35। हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सबने निकाली होगी। 35 की वैल्यू आप निकालते हैं, आपने डिवीजन मेथड से आपने किया होगा, आपको मालूम होगा इस बात का। 5 5 जा लेते हैं तो ये हो जाता है 25, तो यहाँ पर 5 5 10 आता है और यहाँ पर आता है 5। हम 2 0 आगे उतारते हैं, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, आगे 2 0 हम लोग उतारते हैं। तो जैसे हम 0 आगे उतारते हैं 5 पॉइंट लगाते हैं हम लोग, 5 5 कितना हो गया आपका 10 हो गया। फिर हम देखते हैं 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो ये आंसर कितना आ गया 5.9। तो यानी कि 5.9 जो आंसर है वो Mn+2 का बिल्कुल सही आंसर है, पहला ही हमारे पास मैच हो गया। अगर ये मैच नहीं होता तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो Mn+2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट शो +2 ऑक्सीजन स्टेट बिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट +3। साफ साफ ये भी लिखा हुआ है, मैंने लैंथेनाइट और एक्टिनोइट के बारे में साफ दिखाया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो हमारे जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है किसकी कितनी स्टेट है, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लगाए हुए, सिर्फ 3 पेज के ही डी ब्लॉक एलिमेंट के नोट्स हैं और इतने ही पेज के पूरे नोट्स होते हैं, पूरा चैप्टर खत्म है। और ये पूरी गारंटी है कि 99% इसी से पेपर फंस जाएगा। EU इज द राइट आंसर। ओके नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा रीजन है, इसमें से हमें ढूंढना है। मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ एक्टिनोइड्स आर लेसर देन दी थियोरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, उसकी लेस होती है। क्यों लेस होती है वो भी रीजन जान लेंगे, लिखा भी है हमने। क्योंकि जितने भी आपके एक्टिनोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को रेडिएट करते हैं,
इसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम आती है, यानी कि ए सही है। एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक असल में एक मैग्नेटिक बिहेवियर है जो कि ये बताता है कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा और कौन डाईमैग्नेटिक होगा, यानी कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा किसी एलिमेंट को या नहीं करेगा। इस बात के बारे में तो नहीं बता रहा, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट है बताया है, एग्जैक्टली वैल्यू के बारे में कि वो कितना मैग्नेटिक है, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, तो राइट आंसर क्या होगा बी। ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट देखते हैं, केमनोफोर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमनोफोर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हमने पढ़ा है कि केमनोफोर एसिडिक में भी, बेसिक में भी, न्यूट्रल में, सबके सब में ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। केमनोफोर ऑक्सीडाइज फेरस, हाँ ये बोल रहा है क्या ये Fe+2 को Fe+3 यानी कि फेरिक में चेंज करता है, बिल्कुल सही बात है, हमने रिएक्शन लिख रखी है, साफ साफ हमारे पास नोट्स में हमारे रिएक्शन लिखी हुई है, ये रही हमारे पास फेरस के आयंस वाली रिएक्शंस। तो ये कह रहा है कि हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन असल में ये जो क्वेश्चंस है वो फेरस की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई केमनोफोर फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, पर्टिकुलर आयरन के बारे में। लेकिन हाँ इसके बारे में जस्टिफाइड नहीं किया कि असल में केमनोफोर क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रीजन क्या है। वो ऑक्सीडाइज करता है आयरन के बारे में पर्टिकुलर, लेकिन नहीं इसके बारे में नहीं बताया कि हाँ भाई क्यों है असल में। हाँ उसके बारे में बताता कि ऑक्सीजन की वजह से है या उसके पास ऐसा नीसेंट ऑक्सीजन देता है, ये क्या रीजन है। तो इसका आंसर भी कैसा हो गया, बी हो गया, ए नहीं होगा। बच्चा मैक्सिमम ए लिख के आता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफ द 3D4 स्पीसीज Cr+2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एंड Mn+3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। ये मैं बता के आ चुका हूं आपको, अभी हमने सॉल्व करा था कि Cr+2 से +3 होने का कोशिश करता है। तो Cr+2 से जब Cr+3 जाएगा बच्चे, Cr+2 स्टेबल नहीं है, Cr+3 स्टेबल है, तो Cr+2 से जाने की कोशिश करेगा Cr+3 में। तो ये क्या होगा, लॉस होगा, लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एजेंट कैसा होगा बच्चे, रिड्यूसिंग होगा एजेंट जो बोला हुआ है उसने, बिल्कुल सही बात है। Mn का मैंने आपको बोला Mn+3 नहीं होती स्टेबल, क्या होती है Mn+2 इसकी स्टेबल होती है, क्यों, हाफ फील्ड की वजह से, मैंने बताया अभी आपको। तो ये क्या होगा, +3 से +2 कैसे जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है बच्चे, ये कहलाता है रिडक्शन, और ये रिडक्शन कहला रहा है, इसलिए एजेंट कौन सा होगा बच्चे, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसकी वजह से हमारे पास जो पहला वाला ये है, ये तो बिल्कुल सही है। अब वो बता रहा है कि Cr+3 स्टेट इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड, सही बात है, ट्रांजिशन होता है। Mn+2 स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड, ये भी बात सही है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल सही बात बोल रहा है और जस्टिफाइड भी कर रहा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 14th वाला। 14th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, इन दी सीरीज स्कैंडियम 2 Zn द एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन जिंक इज द लोएस्ट। हाँ सही बात है, हमने ग्राफ देखा था और ग्राफ हमने बनाया भी रखा है, जिंक की लोएस्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। जिंक हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेड, नहीं जिंक के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं ना, यानी कि ए तो सही है लेकिन इसका आर जो है वो गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2 इज लेस देन दैट ऑफ Cr+2। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेड, हाँ ये बात तो सही है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, लेकिन ये बात तो गलत है, Mn+2 का लेस नहीं होता, Mn+2 का तो ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए जो है वो फॉल्स है और आर इज ट्रू है, तो हमारा डी का क्या 15 का आंसर हो गया बेटा, डी इज द राइट आंसर। आज हमने क्वेश्चन 15 किए, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। आज के लिए थैंक यू।